खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टिड्डी दल से निपटने की तैयारियों के लिए पूर्व तैयारियों में जुटा कृषि विभाग। जिले में समितियों का गठन, करीब 3500 संसाधनों की सूची तैयार। शुक्रवार से फिर से सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज। जिला मुख्यालय से 40 बसों का प्रत्येक रूट पर होगा संचालन। रोशनी से जगमगाएंगे शहर के 3 मुख्य मार्ग। विद्युतीकरण के लिए करीब 45 लाख रुपए से नगर परिषद लगवाएगी ट्यूबलर पोल। दहेज हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के विरोध में धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जिले में टिड्डी दल से निपटने के लिए कृषि विभाग पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। इसके तहत विभाग पूर्व तैयारियों में जुट गया है। तैयारियों के तहत जिले में समितियों का गठन कर लिया गया है। टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार कर ली गई है। जरूरत पड़ने पर इन संसाधनों को इस्तेमाल किया जाएगा। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि टिड्डी दल आने की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं करने व एक्शन प्लान बनाकर जयपुर भिजवाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। साथ ही निर्देश मिले थे कि कलेक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समिति गठित करें। इस पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले में स्थायी समिति का गठन कर लिया गया है। इसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं, जो लगातार टिड्डी दल के आने की संभावना के दृष्टिगत नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। इसी तरह एसडीएम की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इसमें एसडीएम के अलावा तहसीलदार, विभाग के अधिकारी शामिल हैं। ग्राम स्तरीय कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी, कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी शामिल है। इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय व सहायक कृषि अधिकारी स्तर पर सर्वेक्षण दल का भी गठन किया गया है, जो नियमित रूप से सर्वेक्षण करेगा। पूरे जिले में 16 नियंत्रण दलों का गठन कर लिया गया है। जैसे ही जिले में टिड्डी का प्रकोप होता है, यह सारे दल मिलकर मॉनिटरिंग और नियंत्रण का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि 2019 और 20 में टिड्डी दल का पूरे जिले में कुछ कम प्रकोप हुआ था, लेकिन पिछले साल 2021 से जून से लेकर अगस्त तक लगातार जिले में टिड्डियों का प्रकोप रहा। इससे अनुमानित करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। बाद में प्रशासन ने मिलकर करीब 23,000 हेक्टेयर में टिड्डी दल पर नियंत्रण कर लिया था। किसानों को आशंका थी कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार ने प्रयास कर सभी एजेंसी को टिड्डी नियंत्रण के लिए लगाया। उससे जिले में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक टिड्डी की संभावना है, इस बार कुछ लोगों के द्वारा और मीडिया के द्वारा टिड्डी नियंत्रण के बारे में या टिड्डी के प्रकोप के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्रम में मेरा निवेदन ये है कि पिछले साल भी हनुमानगढ़ जिले में टिड्डी का काफ़ी क्षेत्र में प्रकोप रहा था। मैं निवेदन करूँ आपसे कि जिले हनुमानगढ़ में पिछले साल लगभग 50,000 हेक्टेयर में टिड्डी का प्रकोप हुआ था, जिसमें से 23,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने नियंत्रण कर लिया था। और उसके बाद में जो ऑफर्स वगैरह निकले थे, उनका भी पूर्णतः नियंत्रण किया गया था। और हम सब लोगों को ये जान के खुशी होगी कि सरकार के विशेष प्रयासों से, विभाग के और प्रशासन के विशेष प्रयासों से, जहाँ ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि खरीफ में उत्पादन लेना फसलों का बड़ा मुश्किल है टिड्डी के प्रकोप के कारण, तो बहुत कम नुकसान, या ये मान लें कि 5-10% नुकसान को छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। और हम लोगों ने लगातार मेहनत करके, और किसानों ने बड़ा सहयोग दिया, प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, और परिणाम स्वरूप अपने उसको काफ़ी बड़े क्षेत्र में नियंत्रण किया था। जहाँ तक इस साल का बात है, इस साल की बात है, वहाँ विभाग ने हमें निर्देश प्रदान कर दिए गए थे मई महीने में, और एक कृषि आयुक्त के द्वारा जूम मीटिंग करके सभी जो पश्चिम राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ जहाँ टिड्डी का प्रकोप रहता है, और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने बनाया है। कलेक्टर साहब और हम सब लोगों ने बैठ के उनके मार्गदर्शन में, और वो एक्शन प्लान कलेक्टर साहब के द्वारा सरकार को भिजवा भी दिया गया है। जहाँ तक अपने जिले का सवाल है, जिले में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें सीओ साहब और एडीएम साहब और जो भी संबंधित विभाग हैं, एमडी कोऑपरेटिव और कृषि विभाग, ये सब मिल करके और एक स्थायी समिति का निर्माण करने का मतलब है कि यदि इस तरह का प्रकोप होता है या इस तरह के प्रकोप की संभावना होती है, तो ये जो कमेटी है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, ये रेगुलरली उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसी तरह से एसडीएम साहब की अध्यक्षता में उपखंड स्तर पे कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और हमारे विभाग का जो भी प्रतिनिधि वहाँ उपखंड पे बैठता है, उनकी अध्यक्षता में उनके जो भी हमारा विभाग का आदमी वो उसका सदस्य सचिव है,
वो कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो नियमित रूप से यदि किसी तरह का अटैक होता है या कोई प्रकोप होता है तो उसको लगातार हम मॉनिटरिंग करेंगे। इसी तरह से जितनी KVSS और GSS हैं जो एक्टिव हैं उनको हमने एक्टिव कर दिया है कि ये प्रकोप होता है तो वहाँ जो टीडी नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड है वो वहाँ द्वारा दिया गया तो उपलब्ध करवा देंगे। इसी तरह से क्योंकि टीडी नियंत्रण जो है वो अकेला सरकार के स्तर पे उसको करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए सभी किसानों का सहयोग हमेशा अपेक्षित रहता है। तो जिले में लगभग 3500 संसाधन को हमने चिन्हित कर लिया है। कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा ने कहा कि टिड्डी नियंत्रण के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज संसाधन है, जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी काफी संख्या में ट्रैक्टर, स्प्रेयर, फायर ब्रिगेड सहित अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग टिड्डी नियंत्रण के लिए किया जाता है। जिले में करीब 3500 संसाधन हैं। इन सब संसाधनों को सूचीबद्ध कर लिया गया है, जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रेयर हैं, या हमारे फायर ब्रिगेड हैं, या इसी तरह से यूपीएल जैसी कंपनियां हैं या पीआई जो कंपनी है उसके स्प्रेयर्स हैं, या जो भी अन्य संसाधन जैसे पानी के टैंकर हैं वो हैं। ये एक हमने लगभग 3500 संसाधनों की लिस्टिंग कर ली है और हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी हैं उनको 3-3, 4-4 सहायक कृषि अधिकारियों के क्षेत्र को ग्रुप बना करके और हमने उसके नियंत्रण दल और सर्वेक्षण दल दो अलग अलग उनका गठन कर दिया गया है कि यदि किसी तरह से टिड्डियों का प्रकोप होता है तो पहले उनका सर्वे करना जरूरी होता है कि टिड्डियों का प्रकोप किस एरिया में कितनी सघनता के साथ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका जब नियंत्रण किया जाता है तो वो नियंत्रण जब ये बैठ जाती है तो इनका नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि जब फ्लाइंग मोड में होती है, उड़ने की अवस्था में होती है, जैसा अक्सर होता है कि टिड्डियों का जब भी प्रकोप होता है दिन में जब भी झुंड आते हैं तो अमूमन किसान ये शिकायत करता है कि साहब मेरे खेत में टिड्डी आ गई, लेकिन वो फ्लाइंग मोड होता है उनका, वो उड़ती रहती है और रात को बैठती है वहाँ बड़े स्तर पर नुकसान करती है। तो दिन में जो हमने सर्वेक्षण दल और नियंत्रण दल अलग अलग इसलिए बनाए कि जो सर्वेक्षण दल है वो दिन में सर्वे करके और ये रिपोर्ट करेगा कि साहब यहाँ रात को जो टिड्डी है सेटल हुई है, उस एरिया को डिमार्केट करते हैं। अदरवाइज जो सरकार के संसाधन है, रिसोर्सेज है, यदि स्प्रे कराते हैं और कराते हैं तो यदि जिस स्थान पे टिड्डियाँ हैं और सघनता से जिस स्थान पे है ताकि रात को वहाँ पूरी प्रयास के साथ पूरी तैयारी के साथ हम स्प्रे करें। तो इस तरह से अलग अलग हमने सर्वे दल का और नियंत्रण दल का गठन किया गया। उप निदेशक गोदारा ने बताया कि पिछले साल काफी संख्या में ट्रैक्टर, स्प्रेयर के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार हेलीकॉप्टर का उपयोग टिड्डी दल नियंत्रण के लिए किया गया। सरकार की ओर से काफी बड़े स्तर पर संसाधन और साधन उपलब्ध करवाए गए थे। इन संसाधनों की मदद से विभाग और प्रशासन ने मिलकर टिड्डी दल पर नियंत्रण किया था। इस बार भी अगर टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो उससे निपटने के लिए विभाग के साथ पूरा प्रशासन सजग है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले साल रात दिन एक कर टिड्डी पर नियंत्रण कर किसानों की फसलों को होने वाले बड़े नुकसान से बचाया गया, उम्मीद है कि वही या उससे दोगुने प्रयास इस बार भी टिड्डी दल पर नियंत्रण कर किसानों का बड़ा नुकसान होने से बचा पाएंगे। तो टीडी नियंत्रण मंडल जो भारत सरकार के टीडी नियंत्रण के कार्यालय उनका हमेशा हमारे साथ हमें बड़ा सहयोग रहता है उनका। वो भी अपने पूरे तामझाम टीम के साथ पूरे स्प्रे के साथ हमारे साथ रहते हैं हमेशा। पिछली बार हमने ये भी देखा था जैसे कोला फार्म या नजदीक के जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे ट्रैक्टर से स्प्रे करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ हमें कलेक्टर साहब की मदद से इनके सहयोग से फिर फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवा दी जाती है। तो फायर ब्रिगेड जो सघन इंटेंस जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ फायर ब्रिगेड बड़ी कामयाब रहती है। या कुछ एरिया ऐसा है जो ऊपर नीचे या ड्यून्स हैं या टिब्बे हैं वहाँ हम लोग फिर ड्रोन्स का उपयोग करते हैं। पिछली बार हमने काफ़ी बड़े स्तर पे ड्रोन्स का उपयोग किया था और जिससे बड़ी सफलता मिली थी। इवन पिछले साल की तरह इस बार भी हम चाह रहे हैं यदि बहुत बड़े वृहद क्षेत्र में बड़े यदि झुंड आ जाते हैं टिड्डियों के तो हम हेलीकॉप्टर्स का भी उपयोग करते हैं। ये सरकार की तरफ से हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं और बड़े स्तर पे इसका अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तो मेरा इस क्रम में निवेदन ये है कि यदि हमारे जिले में प्रकोप होता है टिड्डियों का तो विभाग, जिला प्रशासन, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सारे किसान, हमारी सरकार जो है पूर्ण पे हम लोग सजग है और किसी भी सूरत में किसान का नुकसान टिड्डियों से नहीं होगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बुधवार को जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। यह वैक्सीनेशन लेवल हनुमानगढ़ में ही किया गया। हनुमानगढ़ की 4 टीकाकरण स्थलों पर 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। हनुमानगढ़ टाउन के राधा स्वामी डेरा, टाउन के NM लॉ कॉलेज,
जंक्शन के राधा स्वामी डेरा व जंक्शन के आरसीपी गेस्ट हाउस में कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन सिस्टम के जरिए किया गया। रजिस्ट्रेशन करवाकर आने वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगाने के लिए लाइनें लगी रही। नागरिकों ने गाइडलाइन की पालना करते हुए वैक्सीन लगवाई। उधर एसडीएम कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वैक्सीनेशन को लेकर की गई व्यवस्थाएं देखी। उधर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में उपलब्ध कोविड वैक्सीन के स्टॉक का 50% वैक्सीन का उपयोग 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाएगा। जिले में बहुत जल्द काफी मात्रा में वैक्सीन आने वाली है, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन स्थल पर अत्यधिक भीड़ न करें। जल्द से जल्द सभी नागरिकों का कोविड वैक्सीन किया जाएगा। आज वैक्सीनेशन सेकेंड राउंड अपना 18 से लेके 44 वर्ष तक के लिए सरकार ने अलाउ किया। हमें जो हमारा बचा हुआ वैक्सीन था उसका 50% हमें यहाँ यूज करना था ऊपर से ऑर्डर से, तो उसके लिए हमने आज 4 सेशन बनाए। 2 सेशन डेरे में, टाउन और जंक्शन में कोवैक्सीन के, और कैनाल कॉलोनी रेस्ट हाउस में और लॉ कॉलेज में कोविशील्ड के 2 सेशन बनाए, और वो हमारा अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। यूथ लोगों में हमें उत्साह देखने को मिल रहा है, और मतलब हर कोई चाहता है कि मतलब हर किसी को समझ आ रही है कि वैक्सीन हमें कितना बचाव कर सकता है कोरोना से, और लोग उत्साहित हैं लगवाने को। और हम मतलब ये कोशिश करते हैं हमें और भी पीछे से जितनी भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले और हम अपना 100% टारगेट पूरा करें। जंक्शन के वार्ड 54 में पिछले करीब 3 माह से वार्ड के ही कुछ लोगों के विरोध के चलते अटका कारपेट सड़क का निर्माण कार्य बुधवार को फिर से शुरू हो गया। पहले नाले का निर्माण करने की मांग को लेकर बार बार काम रुकवाने वाले वार्ड के इन लोगों से नगर परिषद अधिकारियों ने बुधवार को समझाइश की तो वे मान गए और पहले सड़क फिर नाले का निर्माण करने पर भी सहमति दी थी। नगर परिषद के ठेकेदार ने सड़क बनाने से पहले मिट्टी को समतल आदि करने का कार्य शुरू कर दिया। समझौता करवा सड़क का निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाने में नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता धीरज कुमार का विशेष प्रयास रहा। मिली जानकारी के मुताबिक नगर परिषद की ओर से वार्ड 54 में बद्री धर्मशाला के पास 30 लाख रुपए की लागत से कारपेट सड़क और नाले का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य करवाने के लिए नगर परिषद ने करीब 3 माह पहले घरों के आगे हुए अतिक्रमण हटाए थे। अतिक्रमण हटवाने के बाद परिषद ने कारपेट सड़क का निर्माण शुरू किया तो वार्ड के कुछ लोगों ने इस बात को लेकर विरोध जताते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया कि सड़क से पहले नाली का निर्माण करवाया जाए। इसके बाद कई बार नगर परिषद अधिकारियों ने भी विरोध जता रहे लोगों से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन वे नहीं माने और बार बार काम रुकवाते रहे। बुधवार को नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता धीरज कुमार ने मौके पर पहुंच निर्माण कार्य रुकवाने वाले वार्ड वासियों से बात की। पहले सड़क बनाने का विरोध जताने वाले वार्ड वासी जयन धीरज कुमार के प्रयासों से इस बात पर सहमत हो गए कि बाद में नाली का निर्माण करवा दिया जाएगा, पहले कारपेट सड़क बनाई जाएगी। सहमति बनने के बाद नगर परिषद अधिकारियों के साथ वार्ड वासियों ने भी राहत की सांस ली। वार्ड के एडवोकेट बलवीर सिंह ने बताया कि 3 माह पहले सड़क का निर्माण चल रहा था। कुछ लोग जिद पर अड़े थे कि सड़क से पहले नाली का निर्माण हो, लेकिन यहाँ नाले की जरूरत नहीं क्योंकि हर घर का कनेक्शन सीवरेज में है। सीवरेज में कनेक्शन होने के कारण कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन पहले सड़क बनाने का विरोध करे लोगों का कहना था कि उन्हें सीवरेज नहीं चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास खुद के खाली प्लॉट हैं। यह लोग उन खाली प्लॉटों का इस्तेमाल करते हैं। ये 54 नंबर वार्ड है और सड़क पिछले 3 महीनों से काम चल रहा है सड़क का। कुछ लोग हैं, 2-4 एक घर हैं जो नाली की जिद के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ नाली की जरूरत नहीं है क्योंकि हर घर का कनेक्शन सीवरेज में है। सीवरेज में कनेक्शन होने के कारण कोई बाहर पानी की कोई अव्यवस्था तो है नहीं, सब व्यवस्थित है। और जबरदस्ती नाली का तो ये है इनका भी नाली बने और इनको सीवरेज नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास खुद के पास जो है प्लाट एक्स्ट्रा पड़े हैं खाली साथ में, तो उन खाली प्लाटों को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो सड़क है, सड़क का बहाना लेके सड़क का काम बार बार रुका देते हैं कि पहले नाली बने या सड़क सीसी बनाओ या दूसरी सीसी सड़क भी तो नगर पालिका जो है अपना बजट देख के बनाएगी। यहाँ डामर वाली रोड थी, डामर वाली रोड दोबारा बना दी या सीसी में कोई भी बनावे, लेकिन रोड बननी तो चाहिए। 3 महीने हो गए यहाँ इकट्ठे हो गए शोर मचा लेते हैं, ठेकेदार को काम ही नहीं करने देते। हम चाहते हैं सड़क बननी चाहिए। शहर के 3 मुख्य मार्ग अब जल्द ही रोशनी से जगमगाएंगे।
आएंगे। इसके लिए नगर परिषद की ओर से तीनों सड़कों के किनारे ट्यूबलर पोल लगाए जाएंगे। विद्युतीकरण के लिए नगर परिषद करीब 45 लाख रुपए खर्च करेगी। ट्यूबलर पोल लगने से शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा, साथ ही रात्रि को अंधेरे में रहने वाली शहर की मुख्य सड़कें रोशनी से जगमगाएंगी। देखिए प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। नगर परिषद के निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर के सौंदर्यीकरण की कड़ी में एक नया कदम उठाया गया है। इसके तहत रात्रि को अंधेरे में रहने वाली आनंद सिनेमा रोड अब जल्द ही नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल के प्रयासों से जगमग होगी। इसके लिए आनंद सिनेमा के पास धानमंडी चौक से लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक विद्युतीकरण के लिए ट्यूबलर पोल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्यूबलर पोल लगने से यह सड़क मार्ग रात्रि को रोशनी से जगमग होगा और लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि इस रोड पर रात्रि के समय अंधेरा रहने से किसी व्यक्ति के साथ कोई भी आपराधिक घटना होने का डर रहता है। इसके बाद सर्किट हाउस से पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए परशुराम चौक का विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। रणवा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर गांधीनगर अंडरपास होते हुए संगरिया रोड पर स्थित कन्या स्कूल तक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि आरसीसी रोड बन चुकी है, उस पर विद्युतीकरण का कार्य करवाया जाएगा, क्योंकि गांधीनगर अंडरपास शुरू होने से इस रोड पर यातायात भार बढ़ गया है। रात्रि को अंधेरा रहता है, इससे लोगों को आवागमन में बाधा होती है, इसलिए सड़क का विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। इन कार्यों पर करीब 45 लाख रुपए का खर्च नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य प्रगति पर है और कुछ ही दिनों में तीनों सड़कें रोशनी से जगमग नजर आएंगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से शहर के सौंदर्यीकरण में एक कड़ी नई हमारे सभापति गणेश राज जी बंसल द्वारा उतारी गई है, जिसके तहत आनंद सिनेमा जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा अंधेराग्रस्त थी, रोशनी की कमी थी, लाइटें दूर दूर थी। उसके लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक ट्यूबलर पोल जो दोनों तरफ रोशनी करेंगे वो लगाए जा रहे हैं। सर्किट हाउस से लेके जो परशुराम चौक है, पुरानी कलेक्ट्रेट रोड जो है बड़ी सुंदर रोड है, उस पर दोनों साइड इंटरलॉकिंग भी लगाई जा रही है। उस रोड पे भी ट्यूबलर पोल लगाए जाएंगे, विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। और रेस्ट हाउस से लेकर अंडरपास होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया रोड तक भी ट्यूबलर पोल लगाकर रोशनी बिखेरी जाएगी, क्योंकि उस रोड पर जो है अब चलन ज्यादा है, लोगों का आवागमन उससे बहुत ज्यादा है, उस रोड पे अंधेरा रहता है, इसलिए उस रोड पे भी विद्युतीकरण का कार्य तुरंत प्रभाव से इसी टेंडर में किया जाएगा। करीबन 45 लाख रुपए की लागत से ये कार्य पूरा होगा, जिससे इन तीनों चारों सड़कों पर रोशनी जो है अपना रंग बिखेरेगी और शहर के सौंदर्यीकरण में चार चांद लगेंगे। और इसी तरह लोगों के जन सहयोग से, लोगों के प्यार से, लोगों के स्नेह से और लोगों की जो भावनाएं हैं इस शहर को सुंदर बनाने की, हम उसको ऊपर उठाते रहेंगे और इसी तरह इस शहर को सुंदर बनाते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना काल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं व दानदाताओं की ओर से प्रशासन को आर्थिक सहयोग देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टाउन स्थित एमजेन जिला अस्पताल में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए क्षेत्र के शराब कारोबारियों ने बुधवार को कलेक्टर नथमल डिडेल को 61,000 रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर पार्षद व शराब कारोबारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में जब शराब ठेकेदारों पर आर्थिक मार पड़ रही थी और सभी ठेकेदार परेशान थे, तब वे कलेक्टर से मिले थे। कलेक्टर ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और शराब ठेकेदारों की मजबूरी को समझते हुए उनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई। इसके बाद राज्य सरकार ने भी ठेकेदारों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत दी। इसलिए उन्होंने भी कोरोना काल में अपना फर्ज और दायित्व समझते हुए जिला अस्पताल में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीद करने के लिए कलेक्टर को 61,000 रुपए का चेक सौंपा है, ताकि कोरोना काल में पीड़ित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस मौके पर गुरदीप सिंह बराड़, प्रदीप तिवारी सहित कई शराब कारोबारी मौजूद थे। हमारी बात आगे तक पहुंचाई, इससे हमें भी कुछ राहत मिली, इसलिए हम ये चाहेंगे हमारे यहाँ से जो सब लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे करें तो कोविड के अंदर काम आ जाए। सभी शराब ठेकेदार यूनियन आदरणीय कलेक्टर साहब का धन्यवाद करने आए थे। जब कोविड-19 के अंदर हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और हमारे ऊपर आर्थिक मार पड़ रही थी, उस समय हम कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और हमारी बात को समझकर उन्होंने राज्य सरकार को
हमारी मदद के लिए लिखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज्य सरकार ने हमें 30% छूट करी। आज हम सभी ठेकेदार उनका धन्यवाद करने के साथ साथ एक 61,000 रुपये हम सब ठेकेदारों ने इकट्ठे किए और कोविड-19 के अंदर हमारा भी फर्ज बनता था कि किसी की हेल्प करें, इसीलिए 61,000 रुपये का चेक हम आज कलेक्टर साहब को सौंपने के लिए आए थे और साथ में उनका धन्यवाद करने आए। करीब एक माह पहले टिब्बी पुलिस थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को जनसंघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की मांग की। गरीबों को न्याय दो, को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। टिब्बी पुलिस होश में आओ। टिब्बी के अंदर दहेज के लोभियों ने एक बच्ची की जान ले ली दहेज के पीछे, और इसका पुलिस थाना टिब्बी के अंदर 139/21 FIR दर्ज कराई गई। आज महीने का टाइम हो गया, परंतु कोई व्यक्ति गरीब आदमियों को सुनाई नहीं कर रहा कि दहेज के विरोधी जिसने लड़की को मार दिया है उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अन्य दोषी है जो उनको मेरी मांग है कि जांच करके हुए जो दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और जैसे समाज के अंदर जो दहेज के लिए बेटियों की हत्या कर रहे हैं उनको नसीहत मिले कि दहेज के लिए बेटियां नहीं मरेगी, उनके लिए कानून है। इसलिए आज हमने माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार कराया जाए। लड़की की माँ मैं मेरी बच्ची ने नहीं कपड़ा भी बदला गया और चूड़ियां भी बदली गई है और जो मैं न्याय मांगन गया नहीं जो दिनेश राजौरिया साहब सीधे यहाँ के तेरी के फूट गई जो टूई में थोड़ी दी तो मेरी तो चल फूट गई, मैं 40 बीघा में थोड़ी दे दी, बिंगी किसी फूट गई जो देखती अनदेखी करना लग रही है। आज 40 दिन हो गया, कोई चीज को एक चीज को बड़ सिर्फ आई थी तो पीस करी है बीबा थोड़ी आईब्रो करा गई है और बांगी दिरानी जुठानिया की बहुत संपत्ति है। संपदा तो इतना 5 जीव अफसर 2 लड़ा, तीसरा चुकाउन तो यो लो तो मेरे बच्चे ने 5 घटा रल के खूनी बेड़िया मेरी बच्ची ने मारी है। जो किन के न्याय मिलना चाहिए, कुछ तो किन तो होना चाहिए नहीं। थाना का एक मामला है FIR नंबर 139/2021। एक बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि उसने अपने आप फांसी लगा ली है अंदर लटक के। लेकिन ये पूरा मामला बिल्कुल पीड़ित परिवार कह रहा है कि ये गलत है, उसको मारा गया है, उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं। तो इस मामले की जांच है जो डिप्टी साहब कर रहे हैं संग्रिया दिनेश राजौरा जी। तो पीड़ित जो परिवार है वो उसमें उनको संतोष नहीं है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपी बाहर फिर रहे हैं। तो इस संबंध में पीड़ित परिवार तकरीबन 40 दिन से दर दर भटक रहा है, प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई वो कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हुई है। तो आज श्रीमान जिला कलेक्टर से पीड़ित पक्ष मिला है और जाकर के कलेक्टर साहब को पूरी बात बताई है कि किस तरीके से आरोपियों ने बच्ची को मारा है। तो पूरी बात उन्होंने बढ़िया तरीके से कलेक्टर साहब ने सुनी है और आश्वस्त किया है कि जो आरोपी बाहर हैं, जो दोषी बाहर हैं, उनकी बढ़िया तरीके से निष्पक्ष जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांग है पूरे जो पीड़ित परिवार है वो उनको इस बात का पता है कि हमने देखा है कि 4 लोग उसमें और भी दोषी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो हमें जिलाधीश महोदय ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश पूरी करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। इस बात को हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर शीघ्र ही पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में जो भी पीड़ित परिवार चाहेगा उनको साथ लेकर के हमको आगे की आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। पुलिस मुद्दाबाजी नारे लगा रहे थे, क्या कारण है? पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है क्या? पुलिस की भूमिका इसलिए संदिग्ध है कि जब बच्ची जब मर गई उसको पीट करके मार दिया तो पुलिस ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने उस बच्ची को मार करके जिस तरीके से पंखे से लटकाने का काम किया और पूरी दिखाने की कोशिश की कि इसने आत्महत्या की है, जबकि उस बच्ची के हाथ टूटे हुए हैं, उसके कपड़े बदले गए हैं। पुलिस ने उन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनी, इसलिए पुलिस के खिलाफ रोष है।
कोविड-19 की चैन तोड़ने के लिए करीब 1 माह से बंद रोडवेज बसों का संचालन गुरुवार को फिर से शुरू हो जाएगा। राजस्थान में शुरू हुए अनलॉक 2 के तहत सार्वजनिक परिवहन शुरू हो जाएगा। इसमें रोडवेज बसों का संचालन भी शामिल होगा। जिला मुख्यालय पर करीब 45% रोडवेज बसों का संचालन होगा। रोडवेज बस में जितनी सीटें होंगी उतने ही यात्रियों को बैठाया जाएगा। किसी भी यात्री को बस में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं है। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रोडवेज के हर अंतिम बस स्टॉप पर बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। राजस्थान परिवहन निगम हनुमानगढ़ के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया ने बताया कि पूर्व में संचालित हनुमानगढ़ डिपो की कुल 99 रोडवेज बसों में से गुरुवार को 40 रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रत्येक रूट पे बस चलेगी। ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था रहेगी ताकि यात्रियों को असुविधा और बस स्टैंड पर अनावश्यक भीड़ न हो। ऑनलाइन टिकट पर डिस्काउंट की सुविधा भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि कोरोना के मामले बढ़ते देखकर राज्य सरकार ने करीब 1 माह पहले 10 मई से रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया था। उसके ठीक 1 माह बाद अब फिर से बसों का संचालन शुरू होगा। रोडवेज बसों का संचालन बंद होने के समय कोरोना के मामले बढ़ने से यात्री भार में काफी कमी आ गई थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार व मुख्यालय के निर्देशानुसार कल 10 जून से हनुमानगढ़ जिले में लगभग 40 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक यात्री को मास्क पहनकर यात्रा करने हेतु पाबंद किया जा रहा है ताकि कोविड से बचाव हो सके। और बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। रोडवेज निगम की 73 बसें हैं, बाकी अनुबंधित हैं, जिनमें से अभी वर्तमान में एक बार निगम की गाड़ियों का संचालन शुरू किया जा रहा है। यात्रियों के लिए ये है कि मास्क पहनकर यात्रा करें। अगर बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो उसको यात्रा नहीं करने दी जाएगी व जिला चिकित्सालय में सूचना दी जाएगी। इसके लिए है चालक परिचालकों को की थर्मल स्क्रीनिंग करके ही उनको ड्यूटी पर भेजा जाएगा। और अगर मास्क के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बस स्टैंड पर करवाई जाएगी और बसों में बैठक क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बिठाया जाएगा। नहीं, बैठक क्षमता के अनुसार ही परिचालकों को पाबंद सवारियां बिठाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने मंगलवार को संगरिया बाईपास रोड पर मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की गई 40 बीघा जमीन के पास ही 15 से 20 बीघा जमीन और आवंटित करने को लेकर नगर परिषद व चिकित्सा अधिकारियों के साथ जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 40 बीघा जमीन पहले से आवंटित है। प्रयास यह है कि मेडिकल कॉलेज के लिए अधिकतम जमीन मिले। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर जगह कम न पड़े। MBBS और PG करने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को अच्छी सुविधा मिले, लिहाजा मेडिकल कॉलेज के पास ही नगर परिषद की जमीन का जायजा लिया गया। जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए और जमीन भी आवंटित की जाएगी। साथ ही बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी हो चुका है, इसका शिलान्यास भी जल्द ही किया जाएगा। विजिट के दौरान कलेक्टर के साथ बीकानेर से आए हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक क्वात्रा, SM कपिल यादव, PMO डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, तहसीलदार दानाराम मीणा इत्यादि शामिल थे। मास्टर प्लान की रोड है सर, 130 फुट तो रेलवे बाउंड्री है सर। ये लाइन कहाँ है? ये लाइन कहाँ है? ही नहीं। ये है सर, ये वाली। अच्छा, ये है। ये अपने तो यहाँ खड़े हैं। ओके ओके। ये लाइन ये है जो सामने दिख रही है। इसको आप यहाँ लाना चाहते हैं सर। ये टावर है ना, यहाँ ये पूरा इस रोड के सेंटर में आ जाए, बोले रोड के। हाँ, रोड के सेंटर में आ जाए। दोनों हम बना देंगे, रोड बना देंगे अच्छी वाली। रोड के बीच में बनता है क्या? आ जाते हैं टावर सब बड़े, अपने एयरपोर्ट वगैरह में है ना सब बड़े बड़े। मेडिकल कॉलेज को ये रेक्टेंगल टाइप की जमीन ले लेते हैं। हाँ, वो तय कर दो सर, हम तो और ये जो फ्रंट यहाँ से गेट दे देंगे, ले लो, हमारी रोड गेट दे देंगे सर। बाईपास से आगे संगरिया रोड पर ये मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 40 बीघा जमीन ऑलरेडी एलोटेड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए कम है, तो 15 से 20 बीघा और ज़मीन अलॉट करने के लिए मेडिकल कॉलेज के आसपास ही जो नगर परिषद की ज़मीन है उसका आज हमने विजिट किया। इस विजिट में PMO और जो बीकानेर कॉलेज के डॉक्टर हैं, नगर परिषद की टीम और हमारे SDM तहसीलदार साथ में थे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज को अधिकतम ज़मीन मिले ताकि जो आने वाले समय में आवश्यकताएं होगी, मल्टी स्पेशलिटीज खुलेगी यहाँ पे, उनके लिए ज़मीन पर्याप्त हो।
अधिकतम जो मेडिकल MBBS और PG करने के लिए बच्चे आएंगे उनको रहने की अच्छी सुविधाएं मिले। तो इसी दिशा में हमने आज विजिट करी और जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी आवंटित की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसके लिए बजट दिया जा चुका है, तो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रैसला हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की सहायता के लिए चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करवाए गए। रैसला जिलाध्यक्ष हरलाल ढाका ने बताया कि इससे पहले 26 मई को 2 ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध करवाई थी। वहीं आज जिला अस्पताल में 10 स्ट्रक्चर, 1 एक्वागार्ड, व्हीलचेयर, ट्रॉली आदि PMO दीपक सैनी को उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा नोहर और भादरा के चिकित्सालय में भी चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।